सोचिए, उस अभागन पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी जो 5 सालों तक अपने मायके में इस आस में बैठी रही कि उसका सीधा साधा पति एक दिन तरक्की करेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। और जब वो दिन आया तो कलकत्ता के श्याम बाजार के उस आलीशान फ्लैट में उसकी अमीर सहेली ने उसके कानों में ये जहर घोल दिया कि उसका पति रात की नौकरी का बहाना बनाकर किसी दूसरी औरत के पास जाता है। पर जब आधी रात को शमशान घाट की राख लपेटे, आंखों में आंसू भरे हेमंत उस नन्हा बच्चा का हाथ थामकर दरवाजे पर आया, तो जो सच सामने आया उसने समाज के पाखंड और एक पिता की मूक लाचारी को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। सुप्रसिद्ध लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की एक कालजयी रचना नूतन बहू एक छुपा हुआ सच इंसानी जज्बातों और पारिवारिक बंधनों की एक बेमिसाल और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक और दिल को छू लेने वाली पेशकश। तो फिर देर किस बात की, आइए सीधे रुख करते हैं बरानगर के उस पुराने बैठक खाने का, जहां सावन की इस रिमझिम बारिश के बीच डाकिया मंजली बेटी निर्मला के नसीब का सबसे बड़ा बंद लिफाफा लेकर हवेली की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सावन का महीना था, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं। हमारे माधव दत्त जी हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ गांव के 3 निठल्ले बुजुर्गों के साथ बैठकर मजे से गपशप लड़ा रहे थे, जिनमें हारान मुखोपाध्याय, राखाल मित्र और केदार चक्रवर्ती शामिल थे। दत्त जी की उम्र भी 50 पार हो चुकी थी। सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करके और अपनी पूजा पाठ निपटाकर वे थोड़ा नाश्ता पानी करने के बाद बैठक खाने में आ जमे थे। उस वक्त सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब डाकिया आया और उनके हाथ में 2 बंद लिफाफे थमा गया। दोनों ही चिट्ठियों पर एक ही लिखावट में पते लिखे हुए थे। एक चिट्ठी खुद दत्त जी के नाम थी और दूसरी उनकी मंजली बेटी निर्मला कुमारी के नाम आई थी। दत्त जी ने हुक्के से चिलम को हटाया और उसे पास बैठे हारान मुखोपाध्याय के हाथ में सौंप दिया। फिर उन्होंने अपनी जेब से चश्मा निकालकर आंखों पर चढ़ाया और अपने नाम वाली चिट्ठी को बड़े ध्यान से पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे की रंगत ही बदल गई। उस पर एक अनूठी खुशी और संतोष की चमक साफ दिखाई देने लगी। चिट्ठी पूरी पढ़ते ही दत्त जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ रामा! उनका पुराना वफादार नौकर रामा जैसे ही सामने आया, उन्होंने उसकी हथेली पर बेटी निर्मला के नाम वाली चिट्ठी रखी और बोले, जा ये पत्र अपनी मंजली दीदी को दिया। हारान मुखोपाध्याय ने चिल्लम का कश खींचते हुए पूछा, क्यों दत्त जी, भला किसका खत आया है? दत्त जी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए बड़े गर्व से कहा, अरे कोलकाता से मेरे मंजले दामाद जी ने लिखा है, आप खुद ही देख लीजिए ना। इतना कहकर उन्होंने वो पत्र मुखोपाध्याय की तरफ पढ़ा दिया। सच पूछो तो दत्त जी का असली मकसद यही था कि इस चिट्ठी की बात पूरे अड़ोस पड़ोस में फैल जाए। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही खास वजह थी। दत्त जी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी तो खूब पैसा पानी की तरह बहाकर और दान दहेज देकर बड़े धूमधाम से की थी, पर उनका वो दामाद कुछ खास तरक्की नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ मंजली बेटी निर्मला की शादी उन्होंने जैसे तैसे एक बिल्कुल अनाथ और सीधे साधे लड़के से कर दी थी, जिसकी उम्र उस वक्त कोई 30 साल के करीब रही होगी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। कोलकाता में अपने मामा मामी के घर वो पला बड़ा था, पर वे भी अब परलोक से धार चुके थे। वो लड़का कोलकाता में एक छोटे से किराए के कमरे में रहकर दलाली और छोटे मोटे व्यापार से अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की हैसियत उसकी बिल्कुल नहीं थी। आज उनकी शादी को पूरे 5 साल बीत चुके थे और 4 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी, पर इतने सालों से निर्मला अपने मायके में ही रह रही थी। इस बात को लेकर गांव के लोग पीठ पीछे दत्त जी पर खूब फप्तियां कसते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। दामाद जी महीने में 2-3 बार ससुराल आते जरूर थे, पर 2-1 दिन रहकर वापस कोलकाता लौट जाते थे। पर इससे भला लोगों का मुंह कहाँ बंद होता था। लोग कहते थे कि पैसे बचाने के चक्कर में दत्त जी ने ऐसा बिना ठिकाने वाला दामाद ढूंढा है कि लड़की हमेशा के लिए मायके में ही बैठी रह गई। बेचारी के नसीब में कभी अपने खुद के घर की गृहस्थी संभालना लिखा ही नहीं था। निर्मला भी इस बात से मन ही मन बेहद झेंपी और उदास रहती थी। यहां तक कि उसकी मां ने भी पिछले कुछ दिनों से दामाद जी को इस बात पर थोड़ा ताना मारना और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। अब दामाद जी ने इस चिट्ठी में लिखा था कि इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनके काम में थोड़ी तरक्की हुई है। उनकी पगार अब कोई 30,000 रुपए के करीब पहुंच गई है और उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी तय कर लिया है। अब अगर ससुर जी की आज्ञा मिले
तो वे अपनी पत्नी और बेटी को यहां से विदा करा के अपने साथ ले जाने के लिए आ जाएं। जैसे ही मुखोपाध्याय जी ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, वैसे ही दत्त जी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे मुखोपाध्याय जी, मन ही मन क्या पढ़ रहे हो? जरा ऊंचे स्वर में बोल बोल कर पढ़ो। असल में दत्त जी की दिली तमन्ना यही थी कि वहां बैठे बाकी के दोनों बुजुर्ग भी इस बात को अच्छी तरह सुन ले, ताकि शाम होने से पहले पूरे टोले में यह खबर फैल। मुखोपाध्याय जी ने अपना चश्मा नाक पर थोड़ा और टिकाया और फिर ऊंचे स्वर में पत्र पढ़ने लगे। सादर प्रणाम। कोलकाता, सावन का महीना। आज आपको एक बहुत ही शुभ समाचार देने के लिए यह खत लिख रहा हूं। आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से इतने दिनों की तंगी के बाद आखिरकार मेरे कामकाज में कुछ सुधार हुआ है। मुझे एक बहुत ही अच्छी और पक्की नौकरी मिल गई है। दलाली और छोटे मोटे कमीशन का वो अनिश्चित काम छोड़कर मैंने इसी महीने की 1 तारीख से इस नई नौकरी का कार्यभार संभाल लिया है। मेरी शुरुआती पगार अब कोई 30,000 रुपये महीना तय हुई है। कंपनी के बड़े साहब मुझ पर बहुत मेहरबान हैं और उन्होंने खुद भरोसा दिलाया है कि अगर कामकाज बढ़िया रहा तो साल के आखिर में वो मेरी पगार और बढ़ा देंगे। इतने दिनों तक पैसों की बेहद तंगी के कारण मैं अपनी पत्नी और बच्ची के भरण पोषण की कोई भी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ था। इस लाचारी की वजह से मैं आपके सामने हमेशा ही लज्जित और शर्मिंदा रहता था। पर अब भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं कोलकाता में एक अच्छा फ्लैट किराए पर लेकर अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास रखने के काबिल हो गया हूं। मैंने श्याम बाजार के इलाके में कोई 10,000 रुपये महीने के किराए पर एक छोटा सा बहुत ही सुंदर 2 मंजिला मकान भी पक्का कर लिया है। अब अगर आपकी अनुमति हो और पूजनीय सासू माँ को कोई ऐतराज न हो तो मैं दफ्तर से एक दिन की छुट्टी लेकर आऊं और निर्मला को विदा कराकर अपने साथ ले जाऊं। आने वाली 17 तारीख को अंग्रेजी महीने की 1 तारीख पड़ रही है। उसी दिन मुझे दफ्तर से मेरी पगार मिलेगी। इसके बाद सावन के बचे हुए दिनों में ही विदाई का कोई अच्छा और शुभ मुहूर्त तय कर दें तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर एक बार भादों का महीना लग गया तो फिर विदाई के लिए पूरे 1 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पूजनीय सासू जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम निवेदित करिएगा और आप भी मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैं यहां बिल्कुल राजी खुशी से हूं और आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पुराने पते पे ही जवाब भेज दीजिएगा, वो मुझे मिल जाएगा। आपका आज्ञाकारी सेवक बसंत कुमार बसु। चिट्ठी का पाठ खत्म करके मुखोपाध्याय जी ने उसे वापस दत्त जी के हाथ में थमा गया और चकित होकर बोले, भा भाई दत्त जी, दामाद बाबू ने तो कमाल ही कर दिया। आज के इस कठिन समय में 30,000 रुपये महीने की ऐसी शानदार नौकरी पा लेना कोई हंसी खेल थोड़ी है। राखाल मित्र ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, हाँ भाई, लड़का बहुत ही होशियार और समझदार है। ये तो हम सब शुरू से ही देख रहे हैं। केदार चक्रवर्ती ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, और देखो कितनी तहजीब और विनम्रता है उसमें। पत्र में कितनी नम्रता से अपनी बातें लिखी हैं। आजकल के पढ़े लिखे लड़कों की तरह उसमें रत्ती भर भी घमंड या अकड़ नहीं है। आज के लड़के होते तो सोचते कि अपनी ब्याहता पत्नी को साथ ले जाना है तो इसमें भला ससुर जी की इतनी खुशामद और सासू माँ की मिन्नतें करने की क्या जरूरत है। मुखोपाध्याय जी बोले, सच कहा भाई, विद्या विनय देती है। आखिर पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, कोई अनपढ़ थोड़े ही है। अच्छे और संभ्रांत घराने का खून है, उसमें यह शराफत क्यों नहीं होगी। अपनी बात का सही मौका देकर दत्त जी अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, अरे भाई, तभी तो मैंने किस हालात में अपनी बेटी की शादी उससे की थी वो तो तुम सब अच्छी तरह जानते ही हो। हमारी निर्मला गंगा नदी में नहाते समय गहरे पानी में चली गई थी और डूबने लगी थी। संजोग से बसंत अपनी नाव से वहीं से गुजर रहा था। उसने जैसे ही लड़की को डूबते देखा वैसे ही बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में छलांग लगा दी और निर्मला को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। खबर मिलते ही मैं बदहवास होकर भागा और पालकी मंगवाकर बेटी को घर लाया। मैं बसंत को भी अपने साथ ही ले आया और उसे 3-4 दिन तक अपने घर पर मेहमान बनाकर रखा, कहीं जाने नहीं दिया। मैंने देखा कि लड़का रंग रूप, शराफत, पढ़ाई लिखाई और ऊंचे घराने के लिहाज से हर तरह से खरा है। बस उसकी किस्मत में तंगी थी और वो गरीब था। उसने बताया कि वो दलाली का छोटा मोटा काम करता है, किराए के कमरे में रहता है और आमदनी भी बहुत कम है। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और रहने के लिए अपनी कोई छत नहीं थी। बस इसी लाचारी के कारण वो 30 साल की उम्र तक कुंवारा बैठा रहा।
वरना इतने ऊंचे घराने के सुशिक्षित लड़के की शादी भला अब तक क्यों न होती। मेरी पत्नी को भी लड़का बहुत पसंद आ गया और लड़की भी शादी की उम्र पार कर रही थी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि जब इस लड़के ने ही मेरी निर्मला को जीवन दान दिया है तो निर्मला पर पहला हक भी इसी का बनता है। मैंने सोचा कि आज भले ही वो गरीब है, पर क्या किसी के दिन हमेशा एक जैसे रहते हैं? अगर मेरी बेटी के नसीब में धन दौलत लिखी होगी तो मेरा दामाद कल को खुद अमीर बन जाएगा, और अगर किस्मत में तंगी ही लिखी हो तो मैं किसी बहुत बड़े जमींदार के बिगड़ैल लड़के को दामाद बना दूं, तब भी वो अपने बाप की सारी जायदाद 2 दिन में उड़ाकर कंगाल हो जाएगा। मुखोपाध्याय जी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल पते की बात कही दत्त जी, सब किस्मत का ही खेल है। भाग्य के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता, चाहे कोई कितनी ही माथा पच्ची क्यों न कर ले। राखाल मित्र ने उत्सुकता जताते हुए पूछा, वैसे दामाद बाबू ने ये तो लिखा ही नहीं कि उनकी नौकरी किस दफ्तर में लगी है, शायद कोई बड़ी सरकारी नौकरी होगी। दत्त जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आज के ज़माने में 35 साल की उम्र में किसी को पहली बार सरकारी नौकरी मिलती है? पक्का किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी या मल्टीनेशनल दफ्तर में ऊंचे पद पर काम मिला होगा। खैर, दामाद जी जब खुद आएंगे तब सारी बातें अच्छे से पता चल ही जाएंगी। मुखोपाध्याय जी, अब देर किस बात की है? जरा पंचांग निकालिए और कोई अच्छा सा शुभ दिन तय कर दीजिए। इतना कहकर दत्त जी उठे और घर के भीतर चले गए। घर की मालकिन यानी निर्मला की मां को बेटी के जरिए इस खुशखबरी की भनक पहले ही लग चुकी थी। दत्त जी ने अंदर जाकर कहा, तो फिर क्या विचार है? विदाई के लिए एक अच्छा सा दिन पक्का करके दामाद जी को खबर भेज दूं? वैसे तो निर्मला की मां दामाद जी को अपनी बेटी को साथ ना ले जाने के लिए हमेशा ताने मारती रहती थीं, पर अब जब बेटी की विदाई की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई थी तो एक मां का दिल ममता के मारे भर आया और वे उदास हो गईं। उन्होंने भर्राए गले से कहा, अरे, आगे दुर्गा पूजा का त्योहार आ रहा है, अगर 2 महीने बाद ही बेटी को भेजते तो क्या हर्ज था? दत्त जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे अभी उसे जाने दो, कुछ दिन बाद जब त्योहार आएगा तो दामाद जी खुद ही बेटी को लेकर यहाँ आ जाएंगे। कम से कम समाज में जो मेरी थू-थू हो रही थी वो कलंक तो धुल जाएगा। पत्नी ने लंबी सांस भरकर कहा, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। इतना कह के उन्होंने अलमारी से पंचांग निकालकर दत्त जी के हाथ में दे दिया। बाहर बैठक खाने में मुखोपाध्याय जी ने पंचांग के पन्ने पलटे और आने वाली 21 तारीख को विदाई के लिए सबसे उत्तम और शुभ दिन घोषित कर दिया। दत्त जी ने उसी शाम अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दामाद जी को पत्र लिखकर इस शुभ तिथि की जानकारी भेज दी। आज भी आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और सुबह से ही लगातार रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं। बाहर का मौसम एकदम सुहाना हो रहा था और बैठक खाने में बिछे तख्त के बिछौने पर हमारे माधव दत्त जी दोपहर की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। ठीक उसी समय दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने टन टन करके दोपहर के 4 बजाए। घड़ी की उस जानी पहचानी आवाज से दत्त जी की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी आलसी आंखें खोली और खिड़की के बाहर आसमान के मिजाज को देखा। सुहाने मौसम को देखकर उनका मन हुआ कि करवट लेकर थोड़ी देर और सो लिया जाए, पर तभी अचानक उनके जहन में एक बात कौंधी। उन्हें याद आया कि आज शाम की ट्रेन से उनके मंझले दामाद बाबू बसंत आ रहे हैं और उनके स्वागत सत्कार और रात के शाही भोजन के लिए कुछ खास इंतजाम करना बेहद जरूरी है। बस फिर क्या था, वे तुरंत उठकर बैठ गए, एक लंबी जंभाई ली, अपनी उंगलियों से 3 बार चुटकी बजाई और आवाज लगाई, अरे ओ रामा, जरा तंबाकू तो लाना। उधर आंगन में बैठा नौकर रामा हंसिया लेकर गायों के चारे के लिए सूखी घास काटने में लगा था, जिसकी घिस घिस की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। मालिक की आवाज सुनते ही उसने अपनी जगह से जवाब दिया, जी मालिक, बस अभी हाजिर होता हूं। ठीक इसी समय दत्ती जी की 4 साल की नन्ही नातिन कमला, जो निर्मला की बेटी थी, उछलती कूदती हुई कमरे के भीतर आई और चहककर बोली, ओ दद्दू, आप अभी तक सो रहे हो क्या? कब उठोगे भला? देखो ना, शाम होने को आई है। दत्ती जी ने लाडली नातिन को अपने पास बुलाया, दुलार से उसकी ठुड्डी को छुआ और हंसकर बोले, अरे ओ नखरेली, तू खुद ही देख ले कि मैं सो रहा हूं या उठकर बैठ गया हूं, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है?
कमला ने तुतलाते हुए कहा, हाँ मुझे तो दिख रहा है कि आप उठ गए हो, पर नानी माँ ने मुझसे कहा था कि बैठक खाने में जाओ और अपने दद्दू से पूछो कि ओ दद्दू, आप अभी तक सो रहे हो क्या, कब उठोगे भला? तो अब मैं नानी माँ से जाकर कह दूं कि आप उठ गए हो। दत्त जी मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल कह देना, पर पहले थोड़ी देर यहाँ बैठ तो सही है। अच्छा बता, आज हमारे घर कौन आने वाला है? कमला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए कहा, मुझे सब पता है, आज मेरे पापा आने वाले हैं। दत्त जी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, पर तेरे पापा के आने तक क्या तू जाग पाएगी? इतनी रात तक तो तू सो जाती है। उस नन्ही बच्ची ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, मुझे तो जागना ही पड़ेगा। पापा ने मम्मी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें मेरे लिए एक बहुत सुंदर गुड़िया लाने का वादा किया था, तो भला मैं बिना गुड़िया देखे कैसे सो सकती हूँ? इसी बीच रामा सुलगती हुई चिलम को फूंकते हुए कमरे में दाखिल हुआ। दत्त जी ने हुक्का हाथ में थामते हुए कहा, देख रामा, तू बिना देर किए फौरन गंगा नदी के घाट की तरफ दौड़ जा। आज दिन भर से ये रिमझिम बारिश हो रही है, तो जाहिर है कि आज मछुआरे नदी से गजब की हिल्सा मछली पकड़ के ला रहे होंगे। इस वक्त सब अपनी नावें किनारे लगा रहे होंगे। तू घाट पर जाना और देखना कि कृष्णा, मोतीलाल या रामधन जिस भी मछुआरे के पास सबसे बढ़िया हिल्सा मछली दिखाई दे उसे झट से खरीद लेना। मछली एकदम ताज़ी, बड़ी और अच्छे गोल घेरे वाली होनी चाहिए। वो पतली और लंबी वाली मत उठा लाना, क्योंकि उसका स्वाद उतना मज़ेदार नहीं होता है। मछुआरे से साफ कह देना कि आज मालिक के मंझले दामाद बाबू आ रहे हैं, इसलिए सबसे बेहतरीन पीसी देना। उससे कहना कि पैसे की चिंता ना करे, कल सुबह हवेली पर आकर अपने पैसे ले जाए। और हाँ, वापस आते समय बाजार में हरीश हलवाई की दुकान पर भी रुक जाना और उससे कहना कि दामाद बाबू के लिए 1 किलो एकदम ताज़ी और बढ़िया रसमलाई तौलकर रख दे। लौटते समय तेरे एक हाथ में ताज़ी हिल्सा मछली होनी चाहिए और दूसरे हाथ में मीठी रसमलाई का डब्बा। तौल में कोई हेरा फेरी ना होने पाए, वजन अच्छे से देख लेना, समझ गया ना? जी बहुत अच्छा मालिक। ऐसा कहकर रामा तुरंत वहां से निकल पड़ा। इसी बीच हमारे हराण मुखोपाध्याय जी बैठक खाने में चले आए। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए रखा अलग हुक्का संभाला और तख्त पर आराम से बैठते हुए बोले, आज जिस तरह की रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आज नदी में बहुत ही बढ़िया हिल्सा मछली हाथ लगेगी। वैसे दामाद बाबू की ट्रेन कितने बजे तक आकर पहुंचेगी? दत्त जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वही शाम की 7 बजे वाली ट्रेन से आएंगे। कलकत्ता में रहते हैं तो वहां बाजार के नाम पर जो बासी और सड़ी हुई मछलियां मिलती हैं वही खरीद कर खाते होंगे। वहां के दुकानदार तो मछली की पूंछ और मुंह को धागे से बांधकर धनुष जैसा बना देते हैं और उसे ही असली गंगा की ताज़ी मछली कहकर बेच देते हैं। आज मैं दामाद बाबू को दिखाऊंगा कि सचमुच असली गंगा की ताज़ी हिल्सा का स्वाद कैसा होता है। मुखोपाध्याय जी ने पास खड़ी नन्ही कमला को दुलारते हुए पूछा, क्यों रे बिटिया, तू सचमुच हम सबको छोड़कर जा रही है? अपने दद्दू और नानी माँ को छोड़कर जब तू इतनी दूर चली जाएगी तो क्या तुझे हमारी याद नहीं सताएगी? भला वहां तेरा मन कैसे लगेगा? उस नन्ही बच्ची ने बड़े ही गर्व से अपनी गर्दन हिलाकर कहा, बिल्कुल लग जाएगा, मैं तो मजे से रहूंगी। दत्त जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए हंसकर कहा, सुना मुखोपाध्याय जी, इसकी बातें सुनो। अरे वो एहसान फरामोश लड़की, इतने दिनों तक हम दोनों ने तुझे अपनी छाती से लगाकर पाला पोसा और बड़ा किया और तुझे हमारा साथ छोड़ते हुए रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा है? अपनी नादानी का एहसास होते ही कमला को लगा कि उसने बड़ी भूल कर दी है। वो बहुत शर्मा गई और झट से अपने दद्दू की गोद में दुबकते हुए उनके सीने के सफ़ेद बालों को खींचकर दुलारने लगी। वो लाड जताते हुए बोली, भला मुझे दुख क्यों नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा दद्दू, पर मैं वहाँ बहुत दिनों तक नहीं रुकूंगी, बहुत जल्द वापस लौट आऊँगी। और हाँ, मैं आपके लिए वहाँ से एक बहुत ही सुंदर खिलौना भी लेकर आऊँगी। कोलकाता में तो बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों खिलौने। मुखोपाध्याय जी ने हंसते हुए नन्ही कमला के गाल खींचे और पूछा, अच्छा ऐसी बात है, और क्या क्या मिलता है भला कोलकाता में? कमला ने तपाक से जवाब दिया, उफ, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ बड़ा थिएटर मिलता है, चिड़ियाघर मिलता है, काली घाट का मंदिर मिलता है। मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि वहाँ और भी बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं, पर मुझे सब याद नहीं है। ठीक उसी समय घर की नौकरानी बाहर बरामदे में आकर खड़ी हो गई और बोली, खोंटी बिटिया, तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं, चलो जल्दी से जाकर अपना दूध पी लो।
फिर उसने दत्त जी की तरफ मुंह करके कहा, मालिक, मालकिन ने आपको भी एक बार भीतर बुलाया। दत्त जी ने कहा, हाँ हाँ चलो मैं अभी आता हूं। फिर उन्होंने उठते हुए मुखोपाध्याय जी से पूछा, क्यों मुखोपाध्याय जी, शाम को आ रहे हो ना? मुखोपाध्याय जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ भाई बिल्कुल आऊंगा। दामाद बाबू से मुलाकात जो करनी है वे शाम की 7 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं ना, तो क्या आप खुद उन्हें लेने स्टेशन तक जा रहे हैं? दत्त जी ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं भाई, बाहर देखो तो कितना कीचड़ और पानी फैला हुआ है। मैं खुद ना जाकर लालटेन देकर रामा को ही स्टेशन भेज दूंगा। मुखोपाध्याय जी ने उठते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं अभी अपनी शाम की संध्या आरती निपटाकर 8 बजे तक तुम्हारे यहां पहुंचता हूं। इतना कहकर वे विदा हो गए और दत्त जी भी अपनी लाडली नातिन का हाथ थामकर घर के भीतर चले गए। रात के 8 बजे के बाद जब हमारे मुखोपाध्याय जी हाथ में लाठी और जलती हुई लालटेन लेकर दत्त बाबू की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर का बैठक खाना बिल्कुल खाली पड़ा था। पूछने पर पता चला कि दामाद बाबू बसंत आ चुके हैं और इस वक्त भीतर घर में जलपान कर रहे हैं। मुखोपाध्याय जी वही आराम से बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दत्त जी अपने नए दामाद बाबू को साथ लेकर बैठक खाने में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मुखोपाध्याय जी आदर और उत्साह के साथ अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, आइए दामाद बाबू, कहिए कैसे हैं आप? सब राजी खुशी तो है ना? बसंत में तुरंत आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और आदर से कहा, जी हाँ काका जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे? जब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए तो मुखोपाध्याय जी ने बड़ी ही आत्मीयता से बातचीत शुरू करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे ससुर जी से पता चला कि तुम्हारी बहुत ही शानदार नौकरी लग गई है। ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। तुमने वो अनिश्चित दलाली और कमीशन का काम छोड़ दिया, ये बहुत ही बढ़िया फैसला किया। तुम जैसे पढ़े लिखे और सभ्य नौजवानों को भला वो भाग दौड़ वाला काम शोभा थोड़े ही देता है। वैसे बेटा, ये नौकरी किस बड़े दफ्तर में लगी है? बसंत ने गर्व से जवाब लिया, जी काका जी, ये नौकरी द स्टेट्समैन अखबार के मुख्य दफ्तर में लगी है। मुखोपाध्याय जी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो वे लोग किस चीज का कारोबार करते हैं? बसंत ने समझाते हुए कहा, काका जी, द स्टेट्समैन बहुत बड़ा और नामी अंग्रेजी अखबार है, बड़े बड़े विदेशी साहबों का संस्थान है और इसकी साख पूरे देश में है। सरकार के बड़े बड़े आला अफसर, जजों से लेकर कमिश्नर साहब तक अपनी पहचान छुपाकर इस अखबार में अपने विशेष लेख लिखते हैं। मुखोपाध्याय जी हैरान होकर बोले, अरे वाह, तब तो ये सचमुच बहुत बड़ा दफ्तर है। वहां तो बहुत से बंगाली बाबू भी काम करते होंगे ना? बसंत ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं। मुखोपाध्याय जी ने पूछा, वैसे वहां लोगों की पगार कितनी होती है? बसंत ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, अब उसका भला कोई एक तय पैमाना थोड़ी है। काम और पद के हिसाब से लोगों को 25,000, 50,000, 1 लाख या 2-2 लाख रुपए महीना तक मिलता है। मुखोपाध्याय जी ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोले, तब तो बेटा तुम्हारी नौकरी को सचमुच बहुत बड़ा और सम्मानजनक पद मानना पड़ेगा। वैसे अगर तुम अपने इस गरीब चाचा का एक छोटा सा काम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बसंत ने विनम्रता से कहा, जी काका जी, हुक्म कीजिए, भला कैसी बात करते हैं? मुखोपाध्याय जी ने संकोच करते हुए कहा, मेरा जो मंझला गेटा है, तुमने उसे देखा ही होगा। पिछले साल वो अपनी बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया था। मैंने उससे कितना कहा कि बेटा तू 1 साल और मन लगाकर पढ़ ले, पर उसने मेरी एक ना सुनी। तब से वो घर पर बिल्कुल निठल्ला बैठा रहता है। गांव के जितने भी आवारा और बिगड़े हुए लड़के हैं, उन्हीं के साथ दिन भर घूमता रहता है। कभी बांसुरी बजाता है तो कभी नाटक और थिएटर के चक्कर काटता है। बस इन्हीं फालतू कामों में लगा रहता है। अगर तुम अपने दफ्तर के बड़े साहब से थोड़ा बोल कह के उसके लिए कोई छोटा मोटा काम भी दिलवा दो तो इस गरीब ब्राह्मण का बड़ा भला हो जाएगा। इतना कहते कहते मुखोपाध्याय जी ने दामाद बाबू के दोनों हाथ पकड़ लिए। बसंत थोड़ा असहज हो गया और उनके हाथ संभालते हुए बोला, अरे काका जी, आप इतने संकोच में मत पड़िए, आप मुझे हुक्म दे सकते हैं। सच पूछो तो अभी हमारे दफ्तर में कोई जगह खाली नहीं है, पर जैसे ही कोई नया पद खाली होता है मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुखोपाध्याय जी ने राहत की सांस लेते हुए उनका हाथ छोड़ा और बोले, हाँ बेटा, जरूर देखना। देखो, तुम्हारे ससुर जी के साथ मेरी बचपन की यारी है। हम दोनों एक साथ एक ही पाठशाला में पढ़े हैं। उस जमाने से हम दोनों बिल्कुल एक जान और 2 जिस्म रहे हैं। इस नाते जितना हक तुम्हारे ससुर जी का तुम पर बनता है, उतना ही हक मेरा भी तुम पर है।
ये बात हमेशा याद रखना। बसंत ने सिर झुकाकर कहा। जी काका जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। इसके बाद काफी देर तक दोनों परिवारों के बीच इधर उधर की बातें चलती रहीं। दामाद बाबू ने नया मकान कहाँ लिया है, फ्लैट कैसा है, वो दफ्तर से कितनी दूरी पर है, यही सब बातें होती रहीं। धीरे धीरे रात काफी ढलने लगी तो मुखोपाध्याय जी अपनी लाठी और लालटेन उठाकर विदा हो गए। उनके जाते ही अंदर से सासू माँ ने दामाद जी को बुलावा भेजा तो बसंत भी मुस्कुराता हुआ घर के भीतर चला गया। अगले दिन सुबह जब बसंत सोकर उठा और हाथ मुंह धोकर मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था, तभी उसकी सासू माँ सिर पर हल्का सा पल्लू रखकर उसके पास आईं और बड़ी ही चिंतित आवाज में बोली, हाँ बेटा, निर्मला से एक ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर मेरा जी घबरा रहा है और मैं बड़ी उलझन में पड़ गई हूं। बसंत ने आश्चर्य से चाय का कप रखते हुए पूछा, क्यों मां, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? सासू मां ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हारा दफ्तर रात के समय चलता है? बसंत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मां, ये बिल्कुल सच है। असल में हमारा सुबह का दैनिक अखबार निकलता है, इसी वजह से मुझे रात को 9-10 बजे के करीब दफ्तर जाना पड़ता है और पूरी रात वहीं रुककर काम संभालना होता है। इसके अलावा दिन के समय भी 2-4 घंटे के लिए जाकर थोड़ा कामकाज देखना पड़ता है। ये सुनते ही सासू माँ की चिंता और बढ़ गई। वे बोली, ये तो सचमुच बड़े सोच विचार की बात है बेटा। तुमने निर्मला को ढांढस बंधाते हुए कहा है कि तुमने दिन रात रहने के लिए एक घरेलू सहायिका का इंतजाम कर लिया है जो रात भर घर पर ही रहेगी, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर सच पूछो तो निर्मला का मन बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा है और वो बहुत घबरा रही है। परदेश की जगह है, वो अभी बच्ची तो है, पूरी रात घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं रहेगा। कल को कोई बीमारी परेशानी आ जाए या कोई आफत आन पड़े और दफ्तर से तुम्हें तुरंत वापस बुलाना पड़े तो भला इतनी रात गए बुलाने कौन जाएगा? निर्मला तो ये सोच सोच कर ही आधी हुई जा रही है। जब ससुर जी ने ये बात सुनी तो वो भी गहरी चिंता में पड़ गए। बसंत ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अरे माँ, आप इस बात की रत्ती भर भी फिक्र मत कीजिए। मैंने जो मकान किराए पर लिया है वो एक बहुत बड़े मकान का आधा हिस्सा है। उसके एक हिस्से में मकान मालिक खुद अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और दूसरा हिस्सा उन्होंने किराए पर दे दिया है। वैसे तो दोनों घरों के मुख्य दरवाजे, नल और शौचालय बिल्कुल अलग अलग हैं, पर दोनों घरों के बीच अंदर से एक दरवाजा भी बना हुआ है। उस दरवाजे को खोलते ही दोनों घरों की महिलाओं का आपस में मिलना जुलना बहुत ही आसान हो जाता है। मकान मालिक काफी बुजुर्ग और बहुत ही शरीफ इंसान है। उन्होंने मुझे खुद भरोसा दिलाया है कि बेटा तुम काम पर बेफिक्र होकर जाया करो, हम सब यहाँ मौजूद हैं और हर सुख दुख में तुम्हारे परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक इसी समय दत्त जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने दामाद की बात सुनकर कहा, बेटा बसंत, तुम एक काम करो, तुमने दिन रात के लिए सहायिका रखी है वो तो रहेगी ही, पर तुम साथ में हमारे रामा को भी कोलकाता ले जाओ। रामा ने निर्मला को अपनी गोद में खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। जब घर पर रामा रहेगा तो निर्मला के मन में किसी तरह का कोई अनजाना डर नहीं रहेगा और हम सब भी यहाँ चैन की सांस ले पाएंगे। बसंत ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप रामा को साथ ले जाने की बात कह रहे हैं, पर भला वो कैसे? दत्त जी तुरंत ताड़ गए कि दामाद बाबू के मन में किस बात की हिचकिचाहट है। उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी उलझन बहुत अच्छे से समझ रहा हूं बेटा। तुम यही सोच रहे हो ना कि अभी नई नई नौकरी लगी है, पगार भी मात्र 30,000 रुपए के करीब है और कोलकाता का खर्च इतना ज्यादा है, तो ऐसे में तुम रामा का खर्च कैसे उठा पाओगे? तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें रामा को सिर्फ 2 वक्त का सादा खाना देना होगा। उसकी जो भी पगार बनती है वो पहले की तरह यहां से मैं खुद ही चुकाता रहूंगा। अब तुम ज्यादा सोच विचार मत करो और रामा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके रहने से तुम्हें घर के बहुत से कामों में बड़ी मदद मिल जाएगी। बसंत ने ससुर जी की बात का आदर करते हुए कहा, जी बाबूजी, जब आपका ऐसा हुक्म है तो मैं रामा को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। दोपहर के 2 बजने के बाद बसंत अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर विदा होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि 3 बजे की ट्रेन थी। दत्त जी खुद उन सबको छोड़ने के लिए स्टेशन तक गए और बड़े ही लाड़ दुलार से उन्हें ट्रेन के डिब्बे में बिठाया। उनके साथ पड़ोसी हाराण मुखोपाध्याय जी भी स्टेशन आए थे। जैसे ही ट्रेन चलने को हुई वैसे ही मुखोपाध्याय जी ने बसंत के पास जाकर धीरे से अपनी वही पुरानी गुजारिश दोबारा याद दिलाई कि दामाद बाबू, मेरे बेटे की नौकरी की बात
भूल मत जाना। निर्मला ने जैसे ही कोलकाता के उस नए फ्लैट में कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मकान भले ही आकार में छोटा था, पर उसे बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। 2 मंजिला फ्लैट के ऊपर के हिस्से में केवल 2 ही कमरे थे, पर वे काफी बड़े और हवादार थे। दीवारों पर बहुत ही सुंदर और नया रंग रोगन किया हुआ था। फर्श पर सफेद और काले रंग की चमचमाती हुई मार्बल की टाइलें लगी थीं। कमरों में साफ सुथरी सफेद मच्छरदानी से सजे 2 चमचमाते हुए आलीशान पलंग पास पास बिछे थे। इसके अलावा बहुत ही बढ़िया किस्म की कुर्सियां और मेज सलीके से सजे थे, और दीवारों पर आदम कद बड़े बड़े खूबसूरत शीशे टंगे हुए थे। दोनों ही कमरों में आधुनिक बिजली की फैंसी लाइटें लटक रही थीं और खिड़की दरवाजों पर बारीक कढ़ाई वाले सुंदर पर्दे लगे हुए थे। नीचे के कमरे भी काफी बड़े और खुले थे, जहां पर्याप्त रोशनी और हवा आ रही थी। नहाने का कमरा तो बहुत ही लाजवाब बना था, जिसके केवल फर्श पर ही नहीं बल्कि आधी दीवार तक मार्बल की टाइलें लगी हुई थी। सच पूछो तो कोलकाता के मिजाज और किराए की समझ रखने वाला कोई भी समझदार इंसान अगर इस आलीशान घर को देखता तो तुरंत बोल उठता कि भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला इस बेहतरीन इलाके में ऐसे शानदार फ्लैट का किराया 10,000 रुपये महीना कैसे हो सकता है? यह तो बहुत ही कम है। पर निर्मला या रमा को किराए के इस फर्क का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए उनके मन में कोई शक नहीं जागा। हाँ, कमरे के भीतर रखे उस महंगे साजो सामान को देखकर निर्मला अचरज से बोली, अरे, ये सब तुमने खुद खरीदा है? ये सब तो बहुत ही कीमती और ऊंचे ब्रांड का सामान लग रहा है। इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। बसंत ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, इनमें से एक भी चीज़ मेरी खरीदी हुई नहीं है। भला मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं ये सब खरीद सकूं? निर्मला ने हैरान होकर पूछा, तो फिर ये सब किसका सामान है? क्या मकान मालिक का है? बसंत ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, ये हमारे दफ्तर के बड़े साहब का सामान है। वे अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश गए हैं। उन्होंने वहाँ 2 साल रुकने का फैसला किया है। चलते समय उन्होंने मुझसे कहा कि बसंत, अगर मैं अपना ये सारा कीमती सामान किसी गोदाम में रखवाता हूँ तो फालतू में हर महीने उसका भारी किराया चुकाना पड़ेगा। उससे तो बहुत बेहतर है कि तुम इस सामान को अपने घर ले जाओ और इस्तेमाल करो। जब मैं वापस आऊँगा तब अपना सामान तुमसे वापस ले लूँगा। बस तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना कि कोई चीज़ खराब ना होने पाए। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा ही है, मुझे भी अपनी गृहस्थी शुरू करने के लिए कुछ सामान तो खरीदना ही पड़ता। भले ही मैं एक साथ ये सब ना खरीद पाता और हर महीने एक एक चीज़ करके जुटाता, कम से कम अभी तो हमारा काम मज़े से चल जाएगा, और जब साहब 2 साल बाद लौटेंगे तब तक मैं अपना खुद का नया सामान खरीद लूँगा। साहब ने तो इस सारे सामान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी जेब से करीब 15,000 रुपये का किराया भी खुद ही चुकाया था। नन्ही कमला ने अपनी मासूम उंगली गाल पर रखी और चकित होकर बोली, ओ बाबा, सचमुच इतने सारे रुपए? और ये छत पर लटके हुए बिजली के सुंदर पंखे भी क्या उन्हीं के हैं? बसंत ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींची और कहा, हाँ मेरी गुड़िया, ये सब बड़े साहब की ही चीजें हैं। उस रात बसंत अपने घर पर ही रुका। उसने निर्मला से कहा, मैंने विदाई के इस शुभ दिन के लिए दफ्तर से खास तौर पर छुट्टी ली थी। कल सुबह आराम से भोजन करने के बाद मुझे दिन में एक बार दफ्तर जाना होगा और फिर रात को तो काम पर लौटना ही है। लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बाद निर्मला ने एक दिन अपने पति बसंत से पूछा, हाँ जी, इस फ्लैट का किराया क्या सचमुच 10,000 रुपये महीना है? तुमने तो मुझसे कहा था कि किराया 25,000 रुपये महीना तय हुआ है। बसंत ने चौंकते हुए पूछा, भला ऐसा तुमसे किसने कह दिया? निर्मला ने मुस्कुराते हुए बताया, मकान मालिक की बेटी सुहास से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। जब तुम दोपहर के समय अपने काम से बाहर चले जाते हो तब वह मुझसे मिलने आती है। उसने मुझे लूडो खेलना भी सिखाया है और हम दोनों साथ बैठकर लूडो खेलती हैं। आज खेलते खेलते सुहास ने मुझसे पूछ लिया कि सखी, तुम्हारे पतिदेव की पगार कितनी है? मैंने गर्व से कह दिया कि उनकी पगार 30,000 रुपये महीना है। इस पर सुहास तपाक से बोली कि अरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पति की पगार पक्का इससे कहीं ज्यादा होगी। भला 30,000 रुपये कमाने वाला इंसान हर महीने 25,000 रुपये सिर्फ घर के किराए में कैसे फूंक सकता है? बसंत ने बात को टालने के लिए
जोर से ठहाका लगाते हुए हंसते हुए बोला, अरे हाँ हाँ, अब मैं सारा माजरा समझ गया। असल में बात यह है कि जब मैं ये घर किराए पर लेने आया था, तब मकान मालिक साहब ने मुझसे कहा था कि भाई साहब, मैंने बहुत सा पैसा खर्च करके ये आलीशान फ्लैट बनवाया है। मैंने इसका किराया 25,000 रुपये महीना ही तय किया था, पर आजकल इतना किराया देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। घर काफ़ी समय से खाली पड़ा था, इसलिए मैं आपको ये फ्लैट केवल 10,000 रुपये में दे रहा हूँ। बस आप मेरी एक विनती मानिएगा कि इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अगर कोई पूछे तो यही कहिएगा कि किराया 25,000 रुपये ही है, क्योंकि कल को अगर आप ये घर छोड़कर चले गए तो कोई नया किराएदार मुझे 10,000 से ज़्यादा देने को राज़ी नहीं होगा। सच पूछो तो औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। शायद इसीलिए मकान मालिक साहब ने अपनी बेटी से कह दिया होगा कि उन्हें इस घर का 25,000 रुपये किराया मिलता है। निर्मला ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा तो ये बात है, अब जाके मेरे मन की उलझन दूर हुई है। बसंत उसे समझाते हुए आगे कहा, देखो, अगर सुहास तुमसे दोबारा इस बारे में कोई बात करे तो तुम उससे कह देना कि हाँ भाई, किराया तो 25,000 रुपये ही तय हुआ है, पर हमारे दफ्तर की तरफ से बहुत बड़ी सुविधा मिली हुई है। सारा किराया हमें अपनी जेब से नहीं चुकाना पड़ता है। किराए के 15,000 कंपनी अपनी तरफ से देती है। निर्मला ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर वो दोबारा पूछेगी तो मैं उसे यही बता दूंगा। सुबह के वक्त बसंत जब घर लौटता तो उस समय दिन के लगभग 9 बज रहे होते थे। घर आकर वो झटपट नहाता धोता और भोजन करता था। फिर थोड़ी देर बिस्तर पर सुस्ताने के बाद वापस बाहर निकल जाता था। किसी दिन वो शाम को 5 बजे तो किसी दिन 6 बजे तक वापस लौटता था और फिर रात को 9 या 10 बजते ही दोबारा काम के लिए निकल पड़ता था। पहले ही दिन उसने निर्मला को साफ समझा दिया था कि मेरे लिए रात के खाने का झंझट मत पाला करो। असल में दफ्तर में ही मेरे रात के भोजन का पूरा इंतजाम रहता है। जो लोग रात की पाली में काम करते हैं उनके लिए दफ्तर के खर्चे पर ही रोज शानदार खाना बनता है। इसी वजह से निर्मला भी सिर्फ दोपहर को रसोई बनाती थी और उसी भोजन से दोनों वक्त का काम चल जाता था। घर की सहायिका दुर्गा, जो हमारे रामा की ही बिरादरी की थी, वो खुद के और रामा के लिए अलग से रसोई तैयार करती थी और वो भी एक ही बार खाना पकाती थी। कुल मिलाकर बात ये थी कि शाम ढलने के बाद घर के चूल्हे में दोबारा आग नहीं सुलगती थी। चलते चलते बसंत ने रामा को आसपास का सारा बाजार और दुकानें अच्छे से दिखा दी थीं। इसलिए अब घर के राशन और साग सब्जी की सारी खरीदारी रामा खुद ही करता था। दुर्गा रोज सुबह दूध वाले के तबेले पर जाती थी और अपनी आंखों के सामने गैया का शुद्ध और गाढ़ा दूध दुहवा कर लाती थी। एक दिन रामा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, दामाद बाबू, आपने अभी तक अपना दफ्तर नहीं दिखाया। कल को अगर अचानक कोई आफत आ जाए या कोई जरूरी काम पड़ जाए तो भला मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? बसंत ने उसे टालते हुए कहा, अरे रामा, अभी कुछ दिन और बीत जाने दो। मैं किसी दिन खुद तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पहले तुम इस कोलकाता शहर के भीड़ भाड़ वाले रस्तों को अच्छे से समझ लो। ऐसा ना हो कि रास्ते की समझ ना होने के कारण तुम किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ और इस बुढ़ापे में अपनी जान से हाथ धो बैठो। एक दिन शाम को जब बसंत थका हारा घर लौटा तो निर्मला ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, अजी सुनते हो, आज सुहास ने मुझसे बड़ी ही मजेदार और अनोखी बात कही है। बसंत ने अचरज से पूछा, अच्छा, ऐसी क्या बात कह दी उसने? निर्मला ने शर्माते हुए कहा, उसने मुझसे पूछा कि सखी, तुम्हारे पतिदेव रोज रात को घर पर क्यों नहीं रुकते हैं और यहाँ खाना भी नहीं खाते हैं। वे रात को 9-10 बजे घर से चले जाते हैं और अगले दिन सीधे सुबह 9 बजे लौटते हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? मैंने उससे हंसकर कहा कि अरे सखी, वे अखबार के दफ्तर में काम करते हैं, जहां रात भर छपाई का काम चलता है ताकि सुबह सब तक अखबार पहुंच सके। बस इसी वजह से वे रात को घर पर नहीं रह पाते हैं। इस पर सुहास ने आंखें चमकाते हुए मुझसे कहा कि तुम बहुत ही भोली और नादान हो सखी। अगर मेरे पति मुझसे ऐसी कोई बात कहते तो मैं तो उन पर कभी भरोसा नहीं करती। मुझे तो यही लगता कि वे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। और इतना कहकर निर्मला अचानक झेंपकर चुप हो गई। बसंत ने उत्सुकता से पूछा, बेवकूफ बनाकर? आगे भी तो बोलो कि उसने क्या कहा। निर्मला ने शर्माकर अपना मुंह फेर लिया और बोली, अरे छोड़ो भी, मैं वो फालतू बात अपने मुंह से कतई नहीं कहूंगी। बसंत ने उसकी झींप को ताड़ लिया और हंसते हुए बोला, अच्छा,
तो तुम्हारी सहेली ने यही कहा होगा ना कि अगर वो तुम्हारी जगह होती तो यही सोचती कि उसका पति उसे झांसा देकर रात को किसी गलत जगह या किसी दूसरी औरत के पास वक्त गुजारने जाता है। निर्मला ने उसकी बात सुनकर खिलखिलाते हुए कहा, हाँ जी, बिल्कुल यही बात थी। पर उसने इतने कड़े शब्दों में नहीं कहा था। उसने तो बस मुस्कुराते हुए कहा था कि तुम्हारे पतिदेव कई बार खुली हवा खाने जाते होंगे। पहले तो मुझे उस खुली हवा खाने का मतलब ही समझ नहीं आया, पर बाद में उसने खुद खुलकर सब समझाया। पर सचमुच तुम तो बड़े ही तेज दिमाग के निकले, बस एक इशारे में ही सारी बात समझ गए। वाह, तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। बसंत उसकी तारीफ सुनकर मनी मन मुस्कुराने लगा। उसने बात बदलते हुए पूछा, वैसे तुम्हारी ये सखी सुहास कब तक अपने मायके में रहने वाली है? निर्मला ने बताया, बस दुर्गा पूजा तक ही यहाँ रहेगी। पूजा के त्योहार में उसके पतिदेव उसे लेने आएंगे और फिर पूजा खत्म होते ही उसे अपने साथ लेकर वापस दिल्ली मुंबई की तरफ चले जाएंगे। इस बातचीत के कुछ दिनों बाद एक दिन बसंत जब काम से लौटा तो अचानक निर्मला से बोला, अच्छा निर्मला, क्या तुमने शेक्सपियर की वो भूल भुलैया वाली प्रसिद्ध कहानी पढ़ी है? निर्मला ने हैरानी से कहा, हाँ बिल्कुल पढ़ी है। शादी के बाद तुमने ही तो वो सुंदर किताब खरीदकर मायके में मुझे तोहफे के तौर पर दी थी, पर आज अचानक उस कहानी की याद क्यों आई? बसंत ने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, अच्छा बताओ, कल दोपहर 2 बजे के करीब मैं कहाँ पर था? निर्मला ने तपाक से कहा, कैसी बातें करते हो भला, तुम तो यहीं अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। बसंत ने फिर पूछा, अच्छा क्या कल दिन भर में मैं एक बार भी घर से बाहर निकला था? निर्मला ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम तो सीधे रात को 9 बजे ही अपने दफ्तर के लिए निकले थे। पर तुम मुझसे आज ये सारे अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? बसंत ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे आज एक बहुत ही मजेदार और अनोखा वाक्य हो गया। आज दोपहर को जब मैं दफ्तर पहुंचा तो वहां मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि बसंत बाबू, कल दोपहर 2 बजे के करीब आप चमचमाती गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे थे? मैंने उससे कहा कि भाई तुम पक्का किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो, मैं तो कल दिन भर अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से आपको एक शानदार पीले रंग की बड़ी गाड़ी में बैठकर हैरिसन रोड की तरफ जाते देखा था। आपकी बगल वाली सीट पर कोई बुजुर्ग सज्जन भी बैठे हुए थे और आप कह रहे हैं कि आप घर पर थे। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो मैं नहीं था, बल्कि मेरी ही शक्ल सूरत का कोई दूसरा इंसान रहा होगा। पर मजाल है जो उसने मेरी बात का रत्ती भर भी भरोसा किया हो। वो तो यही कहता रहा कि नहीं नहीं, वे 100% आप ही थे, बिल्कुल वही चेहरा, वैसा ही पहनावा और कंधे पर उसी तरह लटका हुआ आपका शॉल। आपके अलावा वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सच पूछा तो क्या ये बिल्कुल उसी भूल भुलैया वाली कहानी जैसा मजेदार किस्सा नहीं? निर्मला भी सोच में पड़ गई और बोली, हाँ सचमुच, ये तो बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को निर्मला ने अपने पति से बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा, अजी सुनते हो, क्या आज तुम दफ्तर के काम से कहीं बाहर गए थे? बसंत ने कहा, नहीं, तो मैं तो सीधे दफ्तर ही गया था। पर आज ये नया सवाल क्यों? निर्मला ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, आज सुहास के पिताजी ने सुहास से कहा था कि उन्होंने तुम्हें एक चमचमाती पीली गाड़ी में बैठकर हावड़ा स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा है। बसंत ये बात सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, ये तो सचमुच बड़ी अजीब और सोच विचार वाली बात है। अब तो मुझे बड़ा डर लगने लगा है। पक्का शहर में घूम रहा वो दूसरा हमशक्ल ही होगा। अच्छा सोचो, अगर कभी मैं घर पर ना रहूं और वो दूसरा इंसान तुम्हें बुलाने आ जाए तो तुम तो बिना सोचे समझे उसके साथ चली जाओगी। निर्मला ये बात सुनकर मारे डर के कांप उठी और झट से बोली, अरे राम राम, कैसी अशुभ बातें करते हो, भगवान ऐसा दिन कभी ना दिखाए। बसंत उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे इसमें बुरा क्या है? इस गरीब पति के बदले तुम्हें एक बहुत ही अमीर पति मिल जाएगा। तुम बड़ी गाड़ी में बैठकर ठाठ से घूमोगी और मैं गरीब अपनी किस्मत को रोता रहूंगा। निर्मला ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह घुमा लिया और बोली, देखो, अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसी फालतू और मनहूस बातें की तो मैं तुमसे बात करना ही बंद कर दूंगी। देखते ही देखते आश्विन का महीना आ गया और चारों तरफ दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। सुहास के पति भी उसे विदा कराने के लिए मायके आ पहुंचे। वे भी बसंत की ही उम्र के थे और जल्द ही दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। सप्तमी पूजा वाले दिन शाम के करीब 5 बजे बसंत ने अपना झोला उठाया और निर्मला से बोला, आज मैं थोड़ा जल्दी काम पर निकल रहा हूं। दफ्तर में आज काम का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए आज शाम को मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अब सीधे कल सुबह 9 बजे ही घर लौटूंगा।
निर्मला ने थोड़ा मुंह बनाते हुए उलाहना दिया। वाह जी, तुम्हारी ये नौकरी भी बड़ी अजीब है। साल का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का त्योहार है और तुम्हें इन 3 दिनों के लिए भी छुट्टी नहीं मिली। बसंत ने लाचारी जताते हुए कहा, अरे छुट्टी को तो भूल ही जाओ, त्योहारों के दिनों में तो काम का दबाव और भी चौगुना बढ़ जाता है। रेलवे, डाकघर, अखबार के दफ्तर और जो लोग थिएटर या मीडिया लाइनों में काम करते हैं, उनके नसीब में त्योहारों पर कभी आराम नहीं होता है। पति के जाने के बाद निर्मला ने अपनी सहायिका दुर्गा को पड़ोस में सुहास के घर भेजा और वहां से पढ़ने के लिए एक नया उपन्यास मंगवा लिया। वो थकी हारी सी बिस्तर पर बैठ गई और किताब के पन्ने पलटने लगी। वैसे तो वो रोज शाम को नियम से नहाती धोती थी और सुंदर वस्त्र बदलती थी, पर आज उसका ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। तभी शाम के 6 बजे सुहास खिड़की के पास आई और बोली, सखी, तुम्हारी कामवाली से पता चला कि तुम्हारे पतिदेव आज शाम को घर नहीं आ रहे हैं। निर्मला ने किताब से नजरें हटाए बिना कहा, हाँ भाई, वे तो शाम 5 बजे ही दफ्तर के लिए निकल गए। सुहास ने उसकी आंखों में चमकते हुए कहा, तो फिर एक काम करोगी सखी? निर्मला ने पूछा, कैसा काम भाई? सुहास ने चहकते हुए कहा, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही शानदार नाटक देखने जा रहे हैं। मेरे पतिदेव ने मेरे और माजी के लिए थिएटर में एक वीआईपी केबिन बुक कराया था। माजी पहले जाने को राजी थीं, पर अब अंतिम समय पर उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई है और वे जाने से कतरा रही हैं। तुम अपनी नन्ही कमला को साथ लेकर मेरे साथ क्यों नहीं चलती? निर्मला ने तुरंत अपनी किताब बंद कर दी और संकोच करते हुए बोली, चलने को तो मैं चल दूं, पर मैंने अपने पतिदेव को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है। बिना पूछे जाना क्या ठीक रहेगा? सुहास ने उसकी झिझक मिटाते हुए कहा, अरे इसमें भला पूछने की क्या बात है? वे कोई गुस्सा थोड़े ही करेंगे। निर्मला ने पूछा, वैसे तुम्हारे पतिदेव कहाँ बैठेंगे? सुहास ने हंसकर कहा, अरे वे कभी हमारे साथ वीआईपी केबिन में नहीं बैठते हैं। वे कहते हैं कि महिलाओं के बीच बैठने में उन्हें बड़ी शर्म आती है, इसलिए वे आम दर्शकों के साथ बैठना पसंद करते हैं। अब तुम जल्दी से उठो, सुंदर कपड़े बदल लो और बिटिया को थोड़ा दूध पानी पिला लो। हमें ठीक 7 बजे घर से निकलना होगा। निर्मला ने उत्सुकता से पूछा, वैसे थिएटर में आज कौन सा नाटक होने वाला है? सुहास ने बताया, बंकिम बाबू की वही मशहूर कहानी कृष्णकांत का वसीयतनामा होने वाला है। निर्मला ने ताली बजाकर कहा, अच्छा, वही भ्रमर और रोहिणी वाली कहानी? सच पूछो तो मेरा मन तो बहुत कर रहा है चलने का। सुहास ने आगे का इंतजाम समझाते हुए कहा, तुम अपने साथ रामा को भी ले लो। हम दोनों सखियां आराम से गाड़ी के भीतर बैठ जाएंगी और रामा बाहर गाड़ी के ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। मेरे पतिदेव ने कहा है कि वे सीधे मेट्रो से वहां पहुंच जाएं। निर्मला ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा रुकना, मैं पहले रामा से एक बारी पूछ लेती हूँ। उसने आवाज़ देकर रामा को बुलाया और सुहासिनी की इस योजना के बारे में सब बताते हुए पूछा, रामू भैया, हमने दामाद बाबू को इस बारे में कुछ बताया नहीं है। अगर हम उनके बिना पूछे ऐसे चले जाएंगे तो वे बाद में गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? रामा ने बहुत ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीदी, भला दामाद बाबू गुस्सा क्यों करेंगे? हम कोई बुरा काम करने थोड़े ही जा रहे हैं। बस फिर क्या था? रामा की बात सुनकर निर्मला के मन की सारी झिझक दूर हो गई। उसने थिएटर जाने का न्योता हंसी खुशी स्वीकार कर लिया और झटपट सजने संवरने में लग गई। निर्मला और सुहासिनी जब अपने तय किए हुए वीआईपी केबिन में पहुंची, तब तक नाटक का पहला सीन शुरू हो चुका था। दोनों सखियां आराम से बैठ गईं और बड़ी ही दिलचस्पी के साथ नाटक का लुत्फ उठाने लगीं। जब नाटक का पहला हिस्सा खत्म हुआ तो थिएटर के भीतर की बड़ी लाइटें जला दी गईं। लाइटें जलते ही खाने पीने का सामान और पानी बेचने वाले लड़के ऊंचे सुर में आवाजें लगाते हुए दर्शकों के बीच घूमने लगे, जिससे वहां अच्छा खासा शोर मच गया। निर्मला और सुहासिनी आसपास के दूसरे केबिनों में बैठी अमीर महिलाओं के खूबसूरत पहनावे और उनके महंगे गहनों को बड़े चाव से निहारने लगी। कुछ केबिनों में महिलाओं के साथ उनके घर के पुरुष भी बैठे हुए थे। फिर दोनों सखियों की नजर नीचे की तरफ बैठी आम दर्शकों की भीड़ पर पड़ी। तभी सुहासिनी अचानक चौंक कर उंगली दिखाते हुए बोली, अरे सखी, जरा नीचे तो देखो, क्या वो तुम्हारी लाडली कमला के पापा नहीं बैठे हैं? निर्मला ने हड़बड़ाकर पूछा। अब कहाँ भाई, तुम्हें कहाँ दिखाई दिए? सुहास ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे वही बिल्कुल सामने वाली सबसे वीआईपी सीट पर, उस बढ़िया गद्देदार कुर्सी के ठीक बीचों बीच जो बैठे हैं। निर्मला ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस व्यक्ति को बहुत ही ध्यान से देखा और हैरान होकर बोली, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वही है
पर सोचने वाली बात यह है कि ये यहाँ कैसे आ पहुंचे। घर से निकलते समय तो वे मुझसे साफ साफ कहकर गए थे कि आज शाम से ही दफ्तर में काम का बहुत ज्यादा दबाव रहने वाला है। सुहास ने उसे समझाते हुए धीमे सुर में कहा, अरे सखी, इसमें भला अचरज की क्या बात है? तुम्हें शायद पता नहीं है कि अखबार वालों को थिएटर के नाटकों और फिल्मों की समीक्षा लिखनी होती है, वरना ये थिएटर वाले अपने विज्ञापन उनके अखबार में भला क्यों छपवाएंगे? लगता है कि आज उनके दफ्तर में कोई दूसरा पत्रकार खाली नहीं होगा, इसलिए बड़े साहब ने आज समीक्षा लिखने के लिए दामाद बाबू को ही यहाँ भेज दिया होगा। ये सुनकर निर्मला के बेचैन दिल को थोड़ी तसल्ली मिली और वो राहत की सांस लेकर बोली, हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है। तभी नन्ही कमला ने अपनी मम्मी का आंचल खींचते हुए मचलना शुरू कर दिया और बोली, मम्मी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। मुझे यहाँ से अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो नीचे पापा की गोदी में बैठकर ही नाटक देखूंगी। निर्मला ने उसे दुलारते हुए पुचकारा और कहा, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू नीचे भला अकेली कैसे जाएगी? तुझे क्या रास्ता पता है कि कहाँ से होके जाना है? कहीं तू इस भीड़ में खो गई तो? तू चुपचाप यहीं बैठ। जैसे ही तेरे पापा की नजर ऊपर हमारे केबिन पर पड़ेगी, वे खुद हमें देखकर यहां आ जाएंगे। तब तू उनके साथ नीचे चली जाना। अपने पति से नजरें मिलाने की उम्मीद में निर्मला एकटक नीचे उसी सीट की तरफ ताकती रही, पर नीचे बैठे उस शख्स ने एक बार भी ऊपर केबिन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। धीरे धीरे संगीत बजना बंद हो गया। थिएटर की सारी लाइटें एक बार फिर से बुझा दी गईं और नाटक का दूसरा भाग शुरू हो गया। नाटक का दूसरा हिस्सा खत्म होने पर जब थिएटर की बत्तियां दोबारा जलाई गईं, तो निर्मला ने देखा कि नीचे वाली वो खास सीट अब बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहां कोई नहीं था। पर अगले ही पल निर्मला की नजर ठीक सामने वाले दूसरे वीआईपी केबिन पर पड़ी, जहां उसका पति बसंत प्रवेश कर रहा था। वहां बैठकर वो दो नौजवान महिलाओं से बड़े ही चाव से बातें करने लगा था। वे दोनों नौजवान महिलाएं थीं, जिनमें से एक थोड़ी सेहतमंद थी और दूसरी काफी दुबली पतली थी। उन दोनों के ठीक बीच में कोई 7-8 बरस का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। ये अनोखा नजारा देखकर निर्मला अचरज के मारे हक्की बक्की रह गई। सुहासिनी ने जब ये देखा तो वो अपना मुंह छिपाकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। नन्ही कमला तो तुरंत अपनी जगह पर उछल पड़ी और बोली, देखो मम्मी, पापा तो सामने वाले केबिन में बैठे हैं। अब तो मैं पक्का पापा के पास ही जाऊंगी। निर्मला ने अपने मन की उलझन को दबाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू जा और जल्दी से अपने पापा को यहाँ बुला ला। नन्ही बच्ची खुशी खुशी वहां से दौड़ पड़ी। इधर निर्मला ने बेहद बेचैन होकर सुहासिनी से पूछा, अरे सखी, जरा मुझे बताना कि वे दोनों महिलाएं आखिर हैं कौन, और ये उनकी केबिन में जाकर इतनी आत्मीयता से बातें क्यों कर रहे हैं? सुहासिनी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मेरी भोली सहेली, तुम अभी तक कुछ समझ नहीं पाई क्या? सच पूछो तो उन दोनों में से कोई एक तुम्हारी सौतन है और तुम्हारे पतिदेव रोज रात को उसी के पास अपनी नौकरी का बहाना बनाकर जाते हैं। सुहासिनी की ये कड़वी बात सुनकर निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेजान सी अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई और फटी फटी आंखों से सामने वाले केबिन की तरफ ताकने लगी। उसका गला रोंध गया और आंखों में आंसू छलक आए। अभी आधा मिनट भी नहीं बीता था कि उसने देखा कि उसका पति उस केबिन से बाहर निकला और गलियारे में कहीं ओझल हो गया। तभी नन्ही कमला रोती हुई वापस केबिन में लौटी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। निर्मला ने घबराकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और रोने का कारण पूछते हुए बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी बिटिया, तू इस कदर क्यों रो रही है? कमला ने हिचकियां लेते हुए कहा, मम्मी, पापा ने मुझसे बहुत ही गंदी बात कही। वे बोले कि मैं तेरा पापा नहीं हूं और मैं तो तुझे जानता तक नहीं। तू किसकी बेटी है और कहां से आई है? इतना कहते कहते बच्ची अपने पापा की इस बेरुखी पर और जोर जोर से रोने लगी। निर्मला ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, बाल बाल बच गए। तू मैं भी अपने मन में न जाने क्या क्या अनर्थ सोच बैठी थी और किस पराये मर्द को अपना पति समझ बैठी थी। नहीं मेरी गुड़िया, वे तेरे पापा बिल्कुल नहीं थे। वे तो दिखने में हूबहू तेरे पापा जैसे कोई दूसरे सज्जन थे। भला तेरे असली पापा अपनी लाडली बेटी को, जो उनके कलेजे का टुकड़ा है, कभी ऐसा कह सकते हैं कि वे तुझे नहीं पहचानते? सुहासिनी ये अजीब बातचीत सुनकर उलझन में पड़ गई और बोली, अरे निर्मला,
तुम भला कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। निर्मला ने बात संभालते हुए कहा, अरे सुहास, क्या मैंने तुम्हें पहले इस बारे में कुछ नहीं बताया था? शायद मैं भूल गई थी। उस दिन जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पिताजी ने उन्हें एक चमचमाती पीली गाड़ी में बैठकर हावड़ा स्टेशन की तरफ जाते देखा है, तो वे हमारे दामाद बाबू नहीं थे। असल में इस पूरे कोलकाता शहर में हूबहू उनके जैसी शक्ल सूरत का एक दूसरा इंसान भी रहता है, जो उसी तरह की पीले रंग की बड़ी गाड़ी में घूमता है। उनके दफ्तर के बहुत से दोस्तों ने भी कई बार उस हमशक्ल को देखकर धोखा खाया है। ये बात उन्होंने खुद मुझे विस्तार से समझाई थी। सुहासिनी ने अचरज से अपनी उंगली दांतों तले दबाई और बोली, अरे सचमुच, ये तो बहुत ही अनोखी और हैरान कर देने वाली बात है। तभी थिएटर की एक आया को वहां से गुजरते देखकर निर्मला ने उसे अपने पास बुलाया और बड़ी ही आत्मीयता से कहा, ओ आया बहन, जरा बाहर जाकर देखोगी कि क्या वहां पीले रंग की कोई आलीशान गाड़ी खड़ी है? अगर गाड़ी वहां खड़ी हो तो ड्राइवर से थोड़ा पूछताछ करके पता करना कि वो गाड़ी आखिर किसकी है। आया ने कहा, ठीक है मालकिन, मैं अभी देख कर आती हूँ। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस लौटी और बोली, हाँ मालकिन, बाहर एक बहुत ही सुंदर पीले रंग की गाड़ी खड़ी है और पूछने पर पता चला कि वो भवानीपुर के रहने वाले किसी बड़े रईस हेमंत बाबू की गाड़ी है। ये सुनते ही निर्मला का चेहरा खिल उठा। उसने सुहासिनी की तरफ विजय की मुद्रा में देखा और मुस्कुराकर बोली, लो, सुन लिया ना तुमने? अब तो तुम्हें मेरी बात पर पूरा भरोसा हो गया ना? इसी बीच संगीत बजना बंद हो गया, थिएटर की सारी लाइटें फिर से मद्धम हो गईं और नाटक का तीसरा भाग शुरू हो गया। अगले दिन सुबह जब ठीक 9 बजे बसंत ड्यूटी खत्म करके घर लौटा तो निर्मला ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बड़े ही कौतूहल से पूछा, अजी सुनते हो, क्या कल रात तुम थिएटर में नाटक देखने गए थे? बसंत ने एकदम हैरान होने का नाटक किया और बोला, अरे क्या तुमने रात को सोते हुए कोई अजीब सपना देखा है क्या? कल शाम से लेकर आज सुबह 7 बजे तक दफ्तर में काम का इतना भारी दबाव था कि मुझे अपना माथा थपथपाने और सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली, और तुम कह रही हो कि मैं वहां नाटक देख रहा था? कमाल की बातें करती हो तुम भी। निर्मला ने तब रात को थिएटर में जो कुछ भी घटा था वो सारा किस्सा अपने पति को विस्तार से सुनाया। उसने ये भी बताया कि पहले सुहास के मन में कैसा खोटा विचार आया था और फिर किस तरह उसने खुद आया को भेजकर बाहर खड़ी गाड़ी की तफ्तीश करवाई थी। ये सब सुनकर बसंत का चेहरा गंभीर हो गया और वो थोड़ा घबराते हुए बोला, अरे बाप रे, तो तुमने भी उस हमशक्ल को अपनी आंखों से देख ही लिया? ये तो सचमुच बड़े खतरे की बात है। सोचो, अगर वो खुद तुम्हारे केबिन में आकर तुमसे कहता कि चलो निर्मला घर चलें, तो तुम तो बिना सोचे समझे उसके साथ चली जाती। निर्मला ने उसकी बात सुनकर थोड़ा मुंह सिकोड़ा और बोली, अजी छोड़ो भी, अब ज्यादा डांटो मत। रोज रोज भला एक ही मजाक कैसे अच्छा लग सकता है? मैंने तो उसे बहुत दूर से देखा था, बस इसी वजह से मुझसे थोड़ी भूल हो गई थी। अगर वो पराया मर्द मेरे पास आकर मुझे पुकारता तो क्या मैं तब भी उसे अपना पति समझ बैठने की बड़ी भूल कर देती? बसंत ने हल्की व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे भाग्यवान, जब मेरी अपनी खुद की नन्ही बेटी ही अपनी आंखों के सामने धोखा खा गई और उसे अपना पापा समझ बैठी, तो मेरे ससुर जी की लाडली बेटी भला उस हमशक्ल और मुझ में क्या फर्क कर पाती? निर्मला ने पति का हाथ थामते हुए कहा, अब जो बीत गया सो बीत गया। अब मैंने पक्का फैसला कर लिया है कि आगे से मैं तुम्हारे बिना इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगी। दुर्गा पूजा का त्योहार खत्म होने के बाद सुहासिनी अपने पति के साथ वापस दिल्ली की तरफ विदा हो गई। इस अनजाने और बिल्कुल नए शहर में निर्मला को अपनी ही उम्र की एक बहुत ही प्यारी और सच्चे दिल वाली सहेली मिली थी, और अब उसके चले जाने से निर्मला का दिल उदास रहने लगा और उसे अकेलेपन की बड़ी तकलीफ सताने लगी। कार्तिक महीने के बीच का समय रहा होगा जब निर्मला के सिर पर एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई। रोज की तरह शाम ढलते ही बसंत अपने दफ्तर के काम के लिए घर से निकल गया था, पर अगले दिन जो उसका लौटने का समय था वो बीत गया और बसंत वापस नहीं आया। देखते देखते सुबह के 10 बज गए, फिर 11 भी बज गए, पर पति का कहीं कोई अता पता न देखकर निर्मला का जी बहुत घबराने लगा और वो बेचैन हो उठी। उसने घबराकर रामा को अपने पास बुलाया और बोली, रामू भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम बिना देर किए फौरन उनके दफ्तर जाओ और पता करो कि आखिर बात क्या है। वे अब तक घर क्यों नहीं लौटे? रामा ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, अरे दीदी, मैं तो खुद परेशान हूं, पर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दामाद बाबू ने मुझे कभी अपना दफ्तर दिखाया ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं इस बड़े शहर में उन्हें ढूंढने भला कहाँ जाऊं?
निर्मला ने रोते हुए भर्राए गले से पूछा, तो फिर अब क्या होगा रामू भैया, हम क्या करें? रामा ने ढांढस बंधाते हुए कहा, एक काम करता हूं दीदी, मैं मकान मालिक बाबू से जाकर बात करता हूं। वे तो पुराने कलकत्ता वाले हैं, पक्का उस अखबार के दफ्तर को जानते होंगे। मैं उन्हें ही अपने साथ ले जाता हूं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ भैया तुम जाओ, बिल्कुल देर मत करो, जल्दी जाओ। रामा के जाने के बाद निर्मला का जी बैठने लगा और वो छटपटाते हुए उसके लौटने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक दोनों घरों के बीच का वो अंदर का दरवाजा खुला और मकान मालिक की पत्नी ने कमरे में कदम रखा। वे निर्मला के पास आईं और बेहद चिंता भरे स्वर में बोलीं, हाँ बिटिया, रामा कह रहा था कि दामाद बाबू आज सुबह से घर वापस नहीं लौटे हैं। निर्मला ने रोते हुए बेबसी से कहा, हाँ माँ जी, दोपहर ढलने को आई पर उनका कुछ पता नहीं है। मेरा तो दिन कांपा जा रहा है, न जाने क्या अनहोनी हो गई है। मकान मालिक की पत्नी ने उसे दुलारते हुए कहा, अरे घबराओ मत बेटिया, हिम्मत रखो। हो सकता है दफ्तर में कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया हो और वे वहीं फंस गए हों। तुम्हारे अंकल जी कह रहे थे कि ज़रा निर्मला से पूछकर आओ कि दामाद बाबू किस अखबार के दफ्तर में काम करते हैं, ताकि वे खुद अभी जाकर वहां से पता लगा सकें। निर्मला ने रोते रोते हिचकी लेते हुए कहा, वे एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर में काम करते हैं। सासू माँ जैसी ममता दिखाते हुए उन्होंने फिर पूछा, वो तो ठीक है बिटिया, पर उस अंग्रेजी अखबार का नाम क्या है? कलकत्ता में तो न जाने कितने अंग्रेजी अखबार छपते हैं। निर्मला ने लाचारी से अपना सिर हिलाया और बोली, मुझे उसका नाम नहीं पता माँ जी, बस इतना ही जानती हूं कि वो कोई बड़ा अंग्रेजी अखबार है। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी जाकर उनसे कहती हूं। इतना कहकर वे तुरंत कमरे से बाहर चली गईं। करीब 5 मिनट बाद वे वापस लौटीं और बोली, वे अभी गाड़ी बुक करके बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे शहर के सभी बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों के दफ्तरों में खुद जाएंगे और दामाद बाबू का पता लगाकर ही लौटेंगे। निर्मला ने सुबह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। ये जानकर मकान मालिक की पत्नी उसे कुछ खिलाने के लिए जिद करने लगी। निर्मला ने रोते हुए साफ मना कर दिया और बोली, नहीं माँ जी, जब तक उनकी कोई सही खबर नहीं मिल जाती तब तक मेरे गले से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरेगी। आखिरकार बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने निर्मला को किसी तरह एक गिलास मीठा शरबत पिलाया और वापस अपने घर चली गईं। दोपहर के करीब 1:30 बज चुके थे जब मकान मालिक बाबू थके हारे घर लौटे। उनकी पत्नी ने तुरंत निर्मला के पास आकर बेहद भारी मन से बताया कि वे कलकत्ता के सभी बड़े अंग्रेजी अखबारों के दफ्तरों में हो आए हैं, पर पूरे शहर में बसंत कुमार बसु नाम का कोई भी कर्मचारी किसी भी दफ्तर में काम नहीं करता है। ये सुनते ही निर्मला का सारा धीरज टूट गया और वो दहाड़ मारकर रोने लगी। उसने रोते हुए रामा से कहा, रामू भैया, तुम अभी जाकर मेरे पूजनीय पिताजी को तुरंत संदेश भेज दो कि वे इसी वक्त कलकत्ता चले आएं। निर्मला ने सिसकते हुए अपने मायके का पता लिखवा दिया। धीरे धीरे सूरज ढल गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और रात घिर आई, पर बसंत का कहीं कोई अता पता नहीं था और ना ही उसकी तरफ से कोई खबर आई थी। उधर गांव दूर होने के कारण पिताजी भी उस रात वहां नहीं पहुंच पाए थे। रात के करीब 11 बज रहे थे जब अचानक बाहर की मुख्य दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज गूंजी। निर्मला को लगा कि पक्का उसके पिताजी आ गए हैं, सो वो नंगे पांव पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर गई और झटके से दरवाज़ा खोल दिया। पर बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर उसका पति बसंत खड़ा था, जिसने एक 7-8 साल के छोटे बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। बसंत के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और भूख, प्यास व थकान के मारे उसका चेहरा एकदम पीला और आधा रह गया था। उसने बेहद थकी और कांपती हुई आवाज में पुकारा, निर्मला। ठीक उसी पल खुले हुए दरवाजे के पार निर्मला की नज़र सड़क पर पड़ी। वहां बाहर गैलरी के ठीक नीचे रास्ते पर पीले रंग की वही चमचमाती हुई बड़ी आलीशान गाड़ी खड़ी थी। ये देखते ही निर्मला के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई और वो दहशत में 2-3 कदम पीछे की तरफ हट गई। डरो मत निर्मला, मैं तुम्हारा ही पति हूं, कोई दूसरा इंसान नहीं हूं। मैं अभी अभी नीम झोला घाट के शमशान से अंतिम संस्कार करके लौट रहा हूं। उस दिन थिएटर के केबिन में तुमने जिस दुबली पतली महिला को देखा था, सच पूछो तो वो तुम्हारी कोई सौतन या उपसौतन नहीं थी, बल्कि वो मेरी पहली ब्याहता पत्नी थी। मैं आज उसी की चिता को मुखाग्नि देकर आ रहा हूँ
और इस लड़के को भी तुमने उसी दिन केबिन में देखा था। ये मेरा बड़ा बेटा है। आज से ये खोखा तुम्हारा ही बेटा हुआ। पिता की ये बात सुनते ही वो छोटा बच्चा अपनी माँ की याद में दहाड़ मारकर रोने लगा। निर्मला को पल भर में सारी सच्चाई समझ में आ गई कि उसका पति ही भवानीपुर का वो रईस हेमंत है जो उससे शादी करके बसंत बनकर रह रहा था। निर्मला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत आगे बढ़कर उस रोते हुए बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और अपने पति का कांपता हुआ हाथ थामकर बड़े ही आदर से बोली, तुम पहले भीतर आ जाओ। हेमंत ने गंभीर आवाज में कहा, तुम थोड़ा रुको, मैं बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजाम करके अभी आता हूं। इतना कहकर वो बाहर गया और ड्राइवर से बोला, विनोद, तुम गाड़ी लेकर वापस भवानीपुर जाओ, वहां से घर के बाकी लोगों को उनके घर पहुंचा देना और गाड़ी वहीं खड़ी कर देना। आज की रात मैं और खोका यहीं रुकेंगे। तुम कल सुबह ठीक 9 बजे गाड़ी लेकर यहां आ जाना। निर्मला तुरंत रसोई घर की तरफ भागी और जल्दी से नींबू और चीनी का मीठा शरबत बनाकर लाई। उसने अपने पति और बेटे को वो शरबत पिलाया और फिर हेमंत की तरफ देखते हुए बड़े ही अपनत्व से बोली, अजी सुनते हो, रात काफी हो गई है, क्या मैं तुरंत चूल्हा जलाकर तुम्हारे लिए सादे चावल और सब्जी बना दूं? हेमंत ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं निर्मला, मैं इस वक्त कुछ भी खाने की हालत में नहीं हूं। खोखा भी बहुत थक गया है, खाना बनने तक ये सो जाएगा। अगर घर में थोड़ा दूध रखा हो तो इसे पिला दो। निर्मला ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आज दिन भर से क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया है? हेमंत ने लंबी सांस भर के कहा, न खाने के बराबर ही समझो। पिछले कई दिनों से खोका की माँ बहुत बीमार चल रही थी। कल रात जब मैं यहाँ से सीधे भवानीपुर वाले घर पहुंचा तो देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। कल रात से लेकर आज दोपहर 3 बजे तक यमराज और डॉक्टरों के बीच जंग चलती रही। आखिरकार दोपहर 3 बजे सब कुछ खत्म हो गया। शमशान ले जाने और बाकी इंतजाम करने में ही शाम हो गई। मैं घर नहीं लौट पाया तो तुम कितनी परेशान हो रही होगी, ये बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। पर हालात ऐसे थे कि मैं किसी के हाथ तुम्हें संदेश भिजवाने की स्थिति में भी नहीं था। वैसे क्या तुमने खुद कुछ खाया पिया है? निर्मला ने नजरें नीची करते हुए कहा, मैंने दोपहर को बस 1 गिलास शरबत पिया था। हेमंत ने एक ठंडी आह भरी और बोला, मुझे तुम्हारी इस आदत का पहले से ही पता था। अच्छा ठीक है, तुम थोड़े से चावल चढ़ा दो, हम दोनों साथ मिलकर ही खा लेंगे। वैसे हमारी नन्ही कमला कहाँ है? निर्मला ने कहा, वो थककर ऊपर कमरे में सो रही है। हेमंत ने कहा, तुम खोखा को लेकर ऊपर कमरे में चलो, मैं भी आता हूं। तो ऊपर कमरे में जाकर निर्मला सोफे पर बैठ गई और खोका को गोद में लेकर दुलार से दूध और मिठाई खिलाने लगी। उधर हेमंत पलंग पर बैठ गया और सोई हुई नन्ही कमला को अपनी बाहों में उठाकर उसके चेहरे को चूमने लगा। वो भारी गले से अपनी सोई हुई बेटी से कहने लगा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने उस दिन तुझसे कह दिया था कि मैं तेरा पापा नहीं हूं। मेरी लाडली उस दिन रोते हुए लौट आई थी, पर तुझे क्या पता कि जब मेरे मुंह से वो शब्द निकले कि मैं तेरा पापा नहीं हूं तो मेरे सीने पर क्या बीती थी। मेरा कलेजा तो वहीं फट गया था। इतना कहते कहते हेमंत ने अपनी सोई हुई बेटी को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे की ट्रेन से निर्मला के पिता माधव दत्त जी भी बदहवास हालत में वहां आ पहुंचे। माधव दत्त जी दामाद बाबू के मुंह से ये सारा अनोखा सच सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल अवाक रह गए। शुरुआत में तो उन्हें अपने दामाद की इस लूका छिपी पर मन ही मन बड़ा गुस्सा आया, पर जब उन्हें आगे की पूरी हकीकत मालूम हुई तो उनका सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। उन्हें पता चला कि भले ही अखबार के दफ्तर वाली नौकरी की बात मनगढ़ंत थी, पर शादी के समय जो बसंत ने अपने दलाली और बड़े व्यापार की बात कही थी वो पूरी तरह सच थी। बसंत का वो आयात निर्यात और दलाली का कारोबार बहुत ही ऊंचे स्तर का था और उस व्यापार से दामाद जी हर साल आसानी से करोड़ों रुपए की भारी भरकम कमाई कर लेते थे। ये सुनते ही दत्त जी का सारा गुस्सा हवा हो गया और उनका चेहरा खिल उठा। अगले दिन सुबह जब सब शांत मन से बैठे थे तब दत्त जी ने अपने दामाद बाबू से बड़े ही कौतूहल के साथ पूछा, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब तुमने हमसे अपना असली नाम और रईसी वाला परिचय क्यों छुपाया था? हेमंत ने
बहुत ही आदर और शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, सच पूछो तो मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया था। उस दिन जब निर्मला को डूबने से बचाने के बाद आप गंगा के घाट पर पालकी लेकर आए थे और आपने मुझसे मेरा नाम पूछा था, तब मैंने आपको अपना बिल्कुल असली नाम ही बताया था, हेमंत कुमार बसु। पर घर वापस आने के बाद आप न जाने कैसे मुझे बसंत बसंत कह के पुकारने लगे। मैंने आपकी बात का कभी विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उस समय नाम सुधारने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई। दत्त जी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूछा, अच्छा, पर तुमने खुद को इतना गरीब और लाचार क्यों दिखाया था? हेमंत ने धीमे सुर में अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा, बाबूजी, मैं ऊंचे खानदान का लड़का ठहरा और 30 साल की उम्र पार करने के बाद भी कुंवारा बैठा था। अब आप ही सोचिए, अगर मैं खुद को बहुत अमीर बताता तो भला इतने सालों तक कुंवारा रहने की क्या वजह देता? लोग तो यही सोचते कि लड़के में ही कोई खोट है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी बाबूजी कि अगर आपको मेरी पहली शादी और पहली पत्नी के जिंदा होने का पता चलता तो क्या आप अपनी लाडली निर्मला को सौतन के सिर पर सौंपने के लिए कभी तैयार होते? इसके बाद निर्मला ने एक बहुत ही लंबी चिट्ठी लिखकर अपनी सहेली सुहासिनी को कलकत्ता की इस पूरी अनोखी दास्तान से वाकिफ कराया। उसने पत्र के आखिर में बड़ी ही चुलबुलाहट के साथ लिखा, सखी, तुमने जो अंदाजा लगाया था वही बात बिल्कुल सच साबित हुई। वे रोज रात को किसी दफ्तर में नौकरी करने नहीं जाते थे, बल्कि सचमुच मुझे बेवकूफ बनाकर बाहर खुली हवा खाने ही जाते थे। पर हां, हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह रही कि वो हवा बिल्कुल साफ सुथरी और पवित्र थी। उसमें किसी तरह की कोई गंदगी या खोट नहीं था। हेमंत ने अपनी परलोक सिधार चुकी पहली पत्नी के श्राद्ध और शांति पाठ के पूरे होने तक निर्मला को उसी किराए वाले फ्लैट में ही रखा। इसके बाद जब सारे मांगलिक कार्य अच्छे से संपन्न हो गए तो एक बहुत ही शुभ और सुंदर मुहूर्त देखकर हेमंत की बुजुर्ग माताजी ने अपनी इस नई बहू निर्मला को बड़े ही लाड़ प्यार और आदर के साथ अपने आलीशान घर में ब्याह कर गृह प्रवेश कराया। समाप्त।